हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 26 पर्यावरणीय शरण तथा आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो ये चैप्टर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध क्वेश्चन ही इसमें से आता है, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है तो आप उसे जरूर अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी कल की तरह, लास्ट क्लास की तरह, क्योंकि वो ज़्यादा ही लेंथी चैप्टर था और अच्छे से समझाना था, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया था। तो सबसे पहले आता है पर्यावरण का अर्थ बताइए। तो पर्यावरण मैं आपको बता दूं, परि जमा आवरण इन दोनों से मिलकर बना है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करिए। अच्छी हैबिट है, आपको जो भी चीज़ लगती है कि लिखनी चाहिए वो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए ताकि आपके फ्यूचर में उसको याद रख पाएँ। तो फ्रेंड्स, परि मीन्स होता है चारों ओर से, आवरण मीन्स होता है घेरे हुए। तो चारों ओर से घेरे हुए जो हमें है वो कहलाता है आपका पर्यावरण। तो ये व्यक्ति है आपका, इस व्यक्ति को चारों ओर से जिसने घेरा है, ये बीच में है। अब कैसा पर्यावरण हो सकता है? ये राजनीतिक पर्यावरण भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और धार्मिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम पर्यावरण को डिवाइड करें, मतलब तोड़ें, तो हर तरह का पर्यावरण होता है। अगर हम बच्चा एक स्कूल में जा रहा है तो वो स्कूल का पर्यावरण हो गया, कॉलेज जा रहा है कॉलेज का पर्यावरण, मतलब आपको जो चीज़ें घेरे हुए होती हैं उस टाइम पे। ठीक है ना, तो अगर हम नॉर्मली इसको देखें तो पर्यावरण को वातावरण ही मान लेते हैं। तो वातावरण का अर्थ क्या हो जाता है? वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं। ठीक है ना, तो ये पर्यावरण में ही आ जाता है वातावरण आपका। आप कहते हो ना कि अगर कोई बच्चा बिगड़ा हुआ तो कहते हैं उसका एनवायरनमेंट ही ख़राब है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो कहते हैं हम उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है। कोई बच्चा इंग्लिश में स्पीकिंग करता है, हम कहते हैं उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिल रहा है जिसमें सारे इंग्लिश में बात करते हैं, इसलिए उसकी इंग्लिश अच्छी है। तो एनवायरनमेंट जो होता है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है व्यक्ति की लाइफ को। ठीक है, क्लियर है अर्थ? अच्छे से यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको इसी वे में बताना है एग्जाम में। अब आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण का वर्गीकरण। इसमें से आपका निकल के आता है क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में कि उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया के आधार पर पर्यावरण का वर्गीकरण करें। वैसे आप देखो तो पर्यावरण को मैंने आपको बताया है कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, स्कूल भी एक पर्यावरण है। हर जगह पर्यावरण को हम देख सकते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप में देखा जाए तो पर्यावरण को दो ही भागों में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण आ जाता है जिसमें जो आपको प्रकृति से मिलता है, जिसमें सारे जैविक अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं। जैविक होते हैं जिनमें जान होती है, प्राण होते हैं। अजैविक होते हैं जिनमें प्राण नहीं होते, मिट्टी हो गई, पहाड़ हो गए। ठीक है, ये भी आपको प्रकृति से मिला है, ये इंसान ने नहीं बनाया। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो प्रकृति है उसमें असंख्य जीव जंतु रहते हैं। कुछ मिट्टी में रहते हैं तो कुछ समुद्र में रहते हैं, कुछ भूमि में रहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो प्रकृति होती है वो हर जीव के जीवन को प्रभावित करती है। तो प्राकृतिक पर्यावरण आप समझ गए होंगे, जिसमें मानव का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे सारी वस्तुएं हमें प्रकृति से मिलती हैं। ठीक है, और प्रकृति को कुछ देना भी नहीं पड़ता, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और हमारे विकास के लिए भी प्रकृति ही जिम्मेवार होती है। आपने देखा होगा ना, जीव जंतु हैं उनको भी भोजन प्रकृति से मिल जाता है। अब वो उनके पास गैस चूल्हा तो है नहीं जो बनाएंगे, तो प्रकृति ने, कहते हैं ना, अगर किसी ने, अपने कहावत सुनी होगी, अगर किसी ने पैदा किया है तो पालन पोषण करने का जरिया भी ईश्वर ही देता है। तो ईश्वर मतलब प्रकृति ही है। अगर वो किसी जीव को जन्म दे सकती है तो उसको कैसे पालना चाहिए, कैसे पोसना चाहिए, वो भी उसका ज़रिया खुद निकाल के देती है। ठीक है ना, तो हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड होती है प्रकृति में। ठीक है, अब आता है मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या होता है मैं आपको बता दूं शॉर्टली। प्रकृति ने आपको भूमि दी, ठीक है, अब उसमें अपना नया इम्प्लीमेंट दिमाग लगा के इंसान ने कुछ बना दिया, अस्पताल बना दिया, स्कूल बना दिया, सड़कें बना दी, तो ये हो गया मानव निर्मित। ठीक है, मानव क्या करता है? अपने, कहते हैं ना, संतुष्टि के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए प्रकृति के साथ कुछ छेड़छाड़ करके कुछ नया इम्प्लीमेंट करता है, उसे कहते हैं मानव निर्मित चीज़ें। प्रकृति ने आपको नदियाँ दी, अब उसमें बांध बना दिया ताकि उसे लाइट मिल सके, उस लाइट को वो यूज़ कर सके अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए, ऐशो आराम के लिए, तो वो हो जाता है आपका मानव निर्मित। समझ में आ गया? इंसान मकान बनाता है किस लिए? अपने जीवन के लिए स्वयं बनाता है। प्रकृति ने उसे क्या दी? भूमि, और इस भूमि पे उसने मकान बना दिया, तो ये हो गया मानव निर्मित। समझ में आ गया अच्छे से? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है? अपने रहन सहन को अच्छा करने के लिए प्रकृति के साथ, प्रकृति में रहकर कुछ इम्प्लीमेंट कर देता है, वो मानव निर्मित हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। पर्यावरण की गतिशीलता विविधता इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, पर्यावरण का महत्व। अब आपको महत्व समझ आ गया होगा। जब आप पर्यावरण का अर्थ समझ गए हैं तो महत्व भी अच्छे से समझ पाएंगे। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, बिल्कुल सही बात है।
हर जीव को, असंख्य जीव जंतु रहते हैं पर्यावरण में, इंसान को लगाकर उनकी वृद्धि, विकास और उनके जीवन को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। सारी आवश्यकताएं जो होती हैं वो पूरी करता है हमारी यहाँ तक मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो भी पर्यावरण से ही रह के हमें मिलती हैं। ठीक है, तो असंख्य जीवों का क्या कर रहा है, वो भरण पोषण कर रहा है। मैंने बताया था आपको कि अगर आपको जन्म दिया है प्रकृति ने तो आपका भरण पोषण भी वही करता है। ठीक है ना, ज़रिया आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं से। तो पर्यावरण से हमें भोजन, आवास, जल, हवा, मिट्टी, सब चीज़ें मिल रही हैं। वायुमंडलीय संरचना को बनाए रख रहा है वो। ठीक है, साथ ही साथ जो सूर्य से हानिकारक रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, जिसका हमारी स्किन पर पड़े तो कैंसर हो सकता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। पर्यावरण की गुणवत्ता लेकिन बिगड़ती जा रही, क्यों? क्योंकि इंसान अपने लाभों के लिए इसकी गुणवत्ता को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। तो इससे इसका क्षरण हो रहा है, मतलब इसको नुकसान पहुंच रहा है, क्षति पहुंच रही है। वो मैं आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपसे महत्व पूछा है तो आप महत्व में अच्छी चीज़ें बताना कि जो जो पर्यावरण से आपको मिलता है और जिससे आपके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि पर्यावरण से हमें जो जीवनदायिनी वायु होती है, ऑक्सीजन, वो प्राप्त होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका पर्यावरणीय क्षरण क्या है। मैंने अभी आपको बताया, व्यक्ति जो होता है वो पर्यावरण को, पर्यावरण में तीनों चीज़ आ गई, जल, वायु, भूमि। इनका जब प्रदूषण होता है, इन पर अधिक से ज़्यादा, अत्यधिक ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा, और इनका दोहन होता है, मतलब यूज़ होता है, तो वो हो जाता है पर्यावरणीय क्षरण। मतलब पर्यावरण की जो उपयोगिता है वो घट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसे कहते हैं पर्यावरणीय क्षरण। सरल शब्दों में कहें तो इससे क्या होगा, व्यक्ति ने अपनी मतलब लाभ कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे, तो इससे क्या होगा, ये पेड़ ही नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, बाढ़ आएगी, बाढ़ को कैसे रोकेगी मिट्टी, है ना। तो इस तरह से आपदाएं बढ़ेंगी। तो पर्यावरणीय क्षरण से क्या होगा, जो जल, वायु और मृदा है और वन है, ये संसाधनों की गुणवत्ता कम हो जाएगी, पारिस्थितिक तंत्र जो है नष्ट हो जाएगा, और जो वन्य जीव हैं हमारे वो लुप्त हो जाएंगे। अभी आपने देखा है ना, कई जगहों में कई ऐसे जीव हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी संख्या लुप्त होती जा रही है, वो मिल ही नहीं रहे, क्योंकि पर्यावरण ही नष्ट हो रहा है, तो उनके जीवन को भी खतरा बन जाता है। अब इसके कारण जान लेते हैं फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर पूछ ले जाए तो आपको आना चाहिए। तो इसके दो कारण होते हैं, एक सामाजिक कारण, एक आर्थिक कारण। सामाजिक कारण हो गया बढ़ती जनसंख्या। आजकल जो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपको पता ही होगा, तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करेगी प्रकृति का अपने। अब हर कोई चाहता है मैं ये भी चीज़, मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, तो दोहन करेंगे हम प्राकृतिक चीज़ों का, तो इससे क्या होगा, आपका पर्यावरण क्षरण होता है। ठीक है ना, प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट है गरीबी। गरीबी एक मुख्य कारण है फ्रेंड्स पर्यावरण क्षरण का, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना वो प्रकृति को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अपनी झोपड़ियां बनाने, खाने पकाने के लिए लकड़ी, तो इसके लिए वो पर्यावरण पे डिपेंड करते हैं। अमीरों की भांति गरीब लोग पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो अमीर हैं वो क्या करेंगे, उनके पास तो अन्य दूसरे संसाधन हैं यूज़ करने के लिए, उनके पास फ्रिज है, उनके पास गैस है, ठीक है ना, लेकिन ये पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुँचाएंगे अमीर, हार्मफुल गैसें देकर, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन करके ये नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन गरीब लोग क्या करेंगे, पर्यावरण को वनों की कटाई कर देंगे अपने फ़ायदे के लिए, उसी से काट काट के वो अपने घर की सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट है आपका नगरीकरण। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, आज की डेट में क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, अगर एक गाँव है, गाँव के आसपास क्या कर रहे हैं, पहले जंगल था उसको काट काट के घर बना दिए लोगों ने, घर बना दिए, फिर नगर बसा दिए, नगर बसा दिए, इससे क्या होता है, दबाव पड़ता है, क्या होता है, जो हमारे जंगल हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, शहरों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर लोग क्या करते हैं, सुख सुविधाएं देखते हैं तो शहरों की तरफ ज़्यादा भागते हैं, ज़्यादा जनसंख्या बन जाती है, प्रदूषण फैलता है, जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो ये है प्रकृति क्या बन जाता है, कारण बन जाता है किसका, प्रकृति का, मतलब किसका, आपको भी मैंने बताया था उसका, पर्यावरण क्षरण का, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन शैली परिवर्तन। बिल्कुल सही बात है, देखो जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से भी पर्यावरण क्षरण होता है। आप पूछोगे कैसे, मैं आपको बता दूं, आजकल के लोग, आपके घर में क्या नहीं है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर, क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैसें यही चीज़ें निकालती हैं, यही उत्सर्जित करती हैं। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं वो उनका जब रिसाव होता है तो वायुमंडल में मिलकर क्या करेगा, वैश्विक तापन का कारण बनेगा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये भी जो होता है पर्यावरण को क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मेन चीज़ अब तो पिक्चर देख के समझ जाओगे, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये आप टिक मान लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे कहते हैं, 1 नंबर में भी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है। ये क्या होती है? एक निष्क्रिय बेजान गैस है, लेकिन जब यह अन्य गैसों के संपर्क में आती है ना, तो इससे ज़्यादा हानिकारक गैस कोई नहीं है। यहाँ तक कि ओजोन परत को भी मतलब कहते हैं नष्ट करने के लिए जिम्मेवार हो सकती है। तो चलिए आर्थिक कारण पढ़ते हैं। आर्थिक कारण आप समझ गए। आप आर्थिक कारण में आपका क्या आ जाता है? औद्योगिकरण। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य कारण है औद्योगिकरण। आजकल क्या हो रहा है? उद्योगों का दिन प्रतिदिन निर्माण होता जा रहा है, मशीनें बनती जा रही हैं, मिलें खुलती जा रही हैं। उनसे क्या होता है? औद्योगिकरण में पहले क्या है, वर्तमान गति से प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज, लकड़ी, इनकी मात्रा घट रही है, जल, वायु, भूमि प्रदूषित हो रही है। इसकी वजह से भी पर्यावरण क्षरण क्या कहते हैं ना, बढ़ता जा रहा है। आर्थिक विकास, देखो जितना आर्थिक विकास आप चाहोगे, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास हो, आप क्या करोगे? प्रकृति का दोहन करोगे। दोहन करोगे, अब पर्यावरण क्षरण की समस्या आपके सामने आती जाएगी। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? आई होप आपकी आज की क्लास इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अब बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पर्यावरण क्षरण के परिणाम। अब देखो फ्रेंड्स, परिणाम आपसे पूछिए, आप अभी तक पर्यावरण क्षरण समझ चुके हो क्या है अच्छे से? नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ आया है कि नहीं आया है। तो जो पर्यावरण क्षरण है वो आपको पता चल गया, पर्यावरण का नष्ट हो जाना कब होगा? जब उसका अत्यधिक दोहन होगा। जब हम अपने फ़ायदे के लिए लापरवाही से उसका दोहन करेंगे, तब ये समस्या हमारे सामने आती है। अब मान लो इसके परिणाम क्या निकलेंगे, अगर दिमाग लगाया जाए तो मैं आपको बता दूं, अगर मोटा मोटा इसमें से ही पॉइंट मैं आपको बता दूंगी। मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन के कारण क्या होगा? जो मिट्टी है उसका मतलब अपरदन होगा, तो उसकी जो शक्ति उपजाऊ वो भी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ख़त्म हो जाएगी, और इससे बाढ़ आने का संकट भी मंडराने लगेगा। वैश्विक तापन बढ़ेगा, यही है ना इसका परिणाम। वैश्विक तापन बढ़ेगा, ये इससे क्या होगा? पूरी दुनिया तपने लगेगी, और संक्रामक होता कहते हैं ना, ऐसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां, संक्रामक रोगों के जिम्मेदार बन जाएगा पर्यावरण, जो लोग ने सोचा भी नहीं था। सारे पूरे लोग समस्त कहते हैं ना, जीव जंतु इसके उसमें आ जाएंगे। वैश्विक तापन से वैसे भी लोगों की जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है उनकी प्रजातियाँ, क्योंकि ताप कहते हैं ना, ज़्यादा ताप। आप ही देख लो, आप गर्मी कितनी झेल पा रहे हो? जब अति गर्मी होती है, आपके मन में क्या आता है? सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही जीव जंतु होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो कितना सहन करेंगे? ठीक है। फिर इसका फ़र्क किसमें पड़ेगा? फसलों पर भी पड़ेगा। हिमालय की जो हिम नदी वो पिघलने लगेंगी, नदी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो सूख जाएंगे, हिमनद पिघल रहे हैं, बाढ़ आने की शंका बढ़ेगी। ठीक है ना? तो इस तरह से आप बना के इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना? समझ आ गया फ्रेंड्स यहाँ तक आपको अच्छे से? इसमें कुछ नहीं है। ये पुनर्चक्रण, पुनर्प्रयोग, ये तो आपको पता ही होगा। 3R तो आपने सुना ही होगा, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि हमें वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिनको दोबारा पुनः यूज़ किया जा सकता है। लाइक हमें पॉलीथीन पे बैन लगा देना चाहिए, प्लास्टिक को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं रिसाइकल करने के बाद। ठीक है, तो इसी तरह से चैप्टर ख़त्म। अब आता है सतत विकास। सतत विकास मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो सतत विकास आपका वही होता है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, कि ऐसा विकास जिससे वर्तमान में जो आप उस चीज़ों का जो यूज़ कर रहे हो, इसमें अच्छे से दे नहीं रखा, लास्ट क्लास में जो समझाया था वो ज़्यादा अच्छे से दे रखा था। इसका मतलब वो होता है कि जैसे वर्तमान में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन मिले हैं उनको इस तरीके से यूज़ करना कि वर्तमान के साथ साथ हमारी जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियाँ हैं वो भी उनका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ, उनका यूज़ कर पाएँ। ठीक है ना? अति यूज़ नहीं करना, ताकि उनको उनका फ़ायदा ही ना मिले। जैसे आपने फ्यूल की एक ऐड देखी होगी कि जब मतलब गाड़ी स्टॉप होती है, गाड़ियाँ सारी रुकी होती हैं, तब भी गाड़ी चल रही होती है। ठीक है ना? तो बेटा बोलता है कि पापा सारा फ्यूल आप ही ख़त्म कर दोगे तो भविष्य में मैं क्या चलाऊँगा। तो ये समझ में आ गया अब आपको? आप ये बस याद रखना, उदाहरण आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना? प्रकृति से मिलने वाली मतलब प्रकृति से जितने भी संसाधन मिलते हैं उनका इस तरह से यूज़ करना ताकि भविष्य में भी उनकी कमी ना हो, भविष्य की पीढ़ियाँ भी उनको यूज़ कर पाएँ। दैट्स इट। उसे कहते हैं सतत विकास। आपदा प्रबंधन आपको पता ही होगा, आपदा एक त्रासदी होती है जो नकारात्मक रूप से समाज और पर्यावरण को कहीं ना कहीं से प्रभावित करती है। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक हो गई, ज्वालामुखी फट गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। ठीक है, जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। और मानव निर्मित हो गई, जो मानव की लापरवाहियों से, मानव की ही त्रुटियों से जो उत्पन्न होती है उसे कहते हैं मानव निर्मित आपदा। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है ना? और इंसान ने क्या करा? खुदाई करी, भूस्खलन हो गया, मतलब भूमि खसक गई।
तो इस तरह से जो मानव है वो काफ़ी हद तक खुद भी जिम्मेवार होता है प्राकृतिक आपदाएं लाने की। समझ में आ गए यहाँ तक अच्छे से? अब इसको कम करना है तो आपको कैसे करोगे? वही है मिटिगेशन, मतलब पहले से ही खतरे के बारे में अनुमान लगा लेना, पहले से ही जोखिम की पहचान कर लो। आपने देखा होगा आजकल तो पता चल जाता है, पहले ही बोल देते भाई बाढ़ आने वाली है, अपना अपना एरिया खाली कर दो, ठीक है ना। तैयारी करते हैं, फिर उस चीज़ की समझते हैं, योजनाएं बनाती हैं कि कैसे उसको हम उससे निपटें, उस आपदा से। लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको, ठीक है। ज़रूरती वस्तुएं उपकरणों की आपूर्ति बनाए रखते हैं लोग, पहुँचाते नहीं है, कभी कपड़े पहुँचाते हैं, खाना पहुँचाते हैं, ठीक है ना। अनुक्रिया, फिर वही अनुक्रिया होती है, आपातकालीन सेवा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, जिसमें एम्बुलेंस, पुलिस, ये सारी आ जाते हैं, ठीक है। एंड पुनरुत्थान होता है। आपने देखा होगा केरला बाढ़ आई थी तो कितना तहस नहस हो गया था, उसके बाद उसके पुनरुत्थान में, मतलब उसको दोबारा से स्थापित करने के लिए, पुनः वही स्थिति में लाने के लिए जगह जगह अनुदान के लिए बोला गया था, डोनेशन दो, है ना। काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी सरकार ने, केरला सरकार ने, और काफ़ी लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया भी था, हेल्प करी भी थी, ठीक है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको समझ आना ज़रूरी है फ्रेंड्स, एक एक चैप्टर, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।